नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे सदन की, जहां कोरोना पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के दौरान दोनों पक्षों में आर पार जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं दिखाएंगे आपको गुरुजी का एग्जाम फीवर। बात होगी उन कवायदों की भी जो धरातल पर फेल हो गई। इसके साथ ही बात होगी मंडी बंदी की। फिर आपको दिखाएंगे एसीबी की कार्रवाई, जहां आज 3 जगहों पर घूसखोर को धर दबोचा गया। आखिर में बात होगी शहर शहर शातिर चोरों की। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को भी विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आज सदन में कोरोना को लेकर चर्चा हुई। चिकित्सा मंत्री ने बहस का जवाब दिया। भर्तियों की प्रक्रिया निरंतर रूप से चल रही है। जल्द ही एएनएम जीएनएम की नियुक्ति दी जाएगी। एएनएम जीएनएम की भर्ती में करीब 9,000 को नियुक्ति दी गई। चिकित्सा मंत्री ने केंद्र पर भी हमला बोला। केंद्र की नीतियों के कारण देश में आर्थिक हालात उत्पन्न हुए। नोटबंदी और जीएसटी के चलते गंभीर प्रभाव पड़ा है। राज्य के राजस्व प्राप्तियों में भारी गिरावट भी आई है। तो आपको बता दें कि सदन में आज कोरोना को लेकर चर्चा हुई। बहस का जवाब दिया चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने। इस दौरान केंद्र पर भी उन्होंने हमला बोला। सोमवार तक के लिए कार्यवाही जो है विधानसभा की, वो स्थगित कर दी गई है। साथ ही रघु शर्मा ने कहा कि जल्द ही एएनएम और जीएनएम की भर्ती होगी। 9,000 नियुक्तियां अभी तक दी गई हैं। केंद्र को निशाने पर लिया आर्थिक मुद्दे को लेकर। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी उन्होंने केंद्र को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने विधानसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण देश में आर्थिक हालात पैदा हुए। फैल रहा है। पूरे देश के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, दुनिया के आंकड़े आपने आपके सामने रखे। हमारे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य वो कह रहे थे 11 करोड़ की N95 मास्क खरीद ली। कभी हिसाब किताब किया है क्या कोई अखबार? सरकार की नीयत खराब थी, सदन से भागना चाह रही थी और हमने भागने नहीं दिया, क्योंकि सदन आहूत इसलिए किया गया था जिसके लिए जो एजेंडा में शुरू में कहा गया, गवर्नर साहब को जो जिस तरीके से दबाव दिया गया कि कोरोना पर सार्थक चर्चा करनी है, और पहले भी नहीं कराई और आज भी जिस तरीके से बात तो सहकारी संघवाद की करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से छींटाकसी की, जिस तरीके के हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर ऐतराज था और इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे थे कि सदन में इंटरवेंशन हो और वो सदन से भाग जाएं। लेकिन हमने ये उचित समझा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक सार्थक चर्चा हो, क्योंकि अभी कोरोना का न तो खतरा टला है न चुनौती कम हुई है, और इसलिए हम लोगों ने मुनासिब समझा कि चर्चा हो। चर्चा हुई है, जैसी अपेक्षित थी वैसी तो नहीं हुई, लेकिन एक किस्म से समय की मर्यादा में, दबाव में जो चीजें हुई हैं, सरकार ने कोशिश की आश्वस्त करने की कि हम और बेहतर करेंगे। ये समय बताएगा कि वो कितना बेहतर कर पाते हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर उनका फोकस केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी पर तोहमत लगाना इतना भर था। बीजेपी को हंगामे की नौबत क्यों आई? आपके विधायक ने कई बार हंगामा किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप तबलीगी जमात पर आरोप लगा रहे हैं कोरोना को फैलाने का। ऐसी बातें सदन में आई नहीं, उन्होंने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी को लेके, और जब कोरोना के स्प्रेड के बारे में ये कहा कि कोरोना को, क्योंकि कोरोना ने तो मोदी जी लेके आए, और जिस तरीके के वो बेतुके से तर्क दे रहे थे कि चाइना को बंद कर देते तो कोरोना नहीं आता, तो पूरा देश और यूरोप खुला था, और उस आधार पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर हल्की टिप्पणी की जो सहनीय नहीं थी, और उस आधार पर सदन स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उन शब्दों पर हमें ऐतराज था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे, जो कि विधानसभा से बाहर निकल रहे थे। एक बार आपको सुनाते हैं कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने विधानसभा में क्या कुछ कहा। संक्रमण है, फैल रहा है। पूरे देश के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, दुनिया के आंकड़े आपके सामने रखे। हमारे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य वो कह रहे थे 11 करोड़ की N95 मास्क खरीद लिए। कभी हिसाब किताब किया है क्या? कोई अखबार में खबर पढ़ ली? अरे सुनिए साहब, सभापति महोदय, ये सदन है, ये गलती आपके, जो आपने इतना ये सदन है। यहाँ जो भी माननीय सदस्य बात कहता है, मंत्री महोदय, ये गलती आपकी कि आपने इतना सीरियसली लिया उनको। मैं तो आपको भी सीरियसली लेता हूं और सबको सीरियसली लेता हूं, लेकिन इस सदन के अंदर आप ये कह दो 11 करोड़ के N95 मास्क साबित कर सकते हो क्या? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बैठिए बैठिए, मैंने आपकी सुनी है। 11 करोड़ के N95 मास्क किसको कहते हैं और किसने खरीद लिए? हर तरह की आलोचना मैंने आज सुनी है। यहाँ अगर RMSCL बनाई थी प्रोक्योरमेंट के लिए, आपके समय में भी वही प्रोक्योर करती थी। PPE किट का प्रोक्योरमेंट भी वही कर रहे हैं, N95 मास्क का भी वही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ट्रिपल लेयर मास्क का भी वही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी वही कर रहे हैं। और उनका अपना तरीका है। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो मैं सदन में कहना चाहता हूं, आप मुझे लिख के दो, मैं जांच कराऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ चलते चलते बिना किसी आधार के कोई अखबार में पड़ी हुई खबर जिसमें कचौरी खा के फेंक दी होगी लोगों ने, उस आधार पे आप यहां कह दो 11 करोड़ के N95 मास्क खरीद लिए गए। अभी कटारिया जी ने कहा 1 लाख N95 मास्क, वो तो वहां से भेजे दिल्ली से। और पूरी स्थिति के बारे में अपना वहीं आज सदन में कोरोना पर चर्चा हुई, जहां सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने अपनी बात रखी। इस दौरान विपक्ष में बैठे बीजेपी नेताओं ने कोरोना को लेकर सरकार को नसीहत दी। स्वास्थ्य मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, क्योंकि जब जब कोरोना की याद आएगी तो मांगनियार गायकों का ये गाना जरूर याद आएगा और राजस्थान की सरकार भी याद आएगी। ये प्रदेश की चिंता और उस पर केंद्र पर तोहमत, मुझे लगता है इससे ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। लेकिन भारत की आबादी 135 करोड़ है। अभी जो मौत के आंकड़े, संक्रमण के आंकड़े देश के गिनाए, मेरे प्रबुद्ध मित्रों को याद होना चाहिए कि यूरोप की, अमेरिका की, ब्राजील की, जिसका उल्लेख हुआ, 44 देशों की आबादी, इन सारे देशों की आबादी भारत की आबादी के बराबर है। इसलिए आप उसकी कल्पना कैसे करेंगे ब्राजील से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या दूसरे देशों से। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी आपदा के दौरान इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना है तो अपनी उस खूबियों के कारण बना, उन चुनौतियों से निपटने के कारण बना है। समय ये इतना भयानक नहीं है, लेकिन इस बीमारी के कारण से जो मानसिक तनाव है, इस तनाव से मुक्ति के लिए हम सब लोग अगर इसको व्यवस्था को सुधारने का काम कर दें, उसका ये हिम्मत बढ़ा दें कि ये बीमारी आएगी चली जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी देखा 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के आंकड़ों को जो मैंने कंपेयर किया, तो हमारी इस 10 तारीख से लेकर 18 तारीख का एवरेज जो हमारी टेस्ट है वो 28,000 पे ही है। कृपा करके देखिए कि जहां हमारी कैपेसिटी है, क्या वहां हमारी जांच कैपेसिटी के अनुसार हो रही है या उसमें कोई कमी खामी है। राजस्थान की आबादी से 1.5 गुना 2 गुना स्क्रीनिंग करने का दावा किया। सभापति महोदय, मैं जयपुर के 12 अगस्त के आंकड़े देख रहा था। जयपुर की आबादी 2011 के अंदर 22 लाख और 12 अगस्त तक इन्होंने 5 करोड़ 22 लाख 6,053 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी बिना थर्मल गन के। क्वारंटाइन सेंटर को यातना गृह के रूप में लोग देख रहे हैं। कितनी जगह आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर से लोग भागे? धौलपुर में तो दीवार तोड़कर भाग गए। गांव के अंदर आप मालूम कर ले मंत्री महोदय, गांव में कितने सैंपल लिए जाते हैं?
गांव की चौपाल में श्रीमान तो गांव की संस्कृति को जानते हैं, वहां कभी रैंडम सैंपलिंग नहीं। आज कोरोना निकलकर कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गया है, 66,000 से ज्यादा लोग हो गए। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज सभापति महोदय 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका मालूम नहीं कि कहां से संक्रमित होकर आए, सोर्स मालूम नहीं है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। आज दिन भर विधानसभा में क्या कुछ रहा, विस्तार से बताने के लिए गोवर्धन, आपसे सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे, आज दिन भर विधानसभा की कार्यवाही को अगर आपसे समझे तो क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा में मोटे तौर से जो सब्जेक्ट था वो कोरोना को लेकर के जो स्थितियां बनी है, कोरोना को लेकर के जो आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने किया राजस्थान में, और जिसके लिए प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, पूरा देश तारीफ कर रहा है, उसकी कोविड प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी। आपने देखा होगा पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन का समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके वरिष्ठ नेताओं तक की हालत ये थी कि सरकार के खिलाफ बोलें तो क्या बोलें। जब हमारा प्रबंधन इतना उत्कृष्ट था, जहां कहीं कोई कमी निकालने को बनती नहीं थी, तो उस अस्पताल का वीडियो, वहां रोटी खराब। अरे भाई, इतने बड़े पैमाने पर जब महामारी से लड़ाई लड़ी जा रही है, इक्की दुक्की घटनाएं सब जगह हो जाती है, लेकिन कोई मोटे तौर पर हमने निरुत्तर किया विपक्ष को। उनके तमाम जो आरोप थे वो बेबुनियाद थे, वो निरर्थक थे, उनमें कोई दम नहीं था। और सरकार ने जो काम किया है वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के नजरों में है, देश की जनता की नजरों में है। आम आदमी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, और ये यहाँ आलोचना कर रहे हैं छुटभैया नेता। इनकी आलोचना को कौन महत्व देगा? कुल मिला के आज सदन में चाहे इनिशिएट हुई डिबेट, चाहे उसका रिप्लाई दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं था। और इन्होंने अपना एक्सपोजर और कर दिया कि कोविड महामारी में हम तो ये कह रहे थे कि हम सबका सहयोग लेके कर रहे हैं काम, लेकिन आज इन्होंने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया, सिर्फ टांग खींचने का काम किया है। महामारी के दौर में ये टांग खिंचाई का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सरकारें गिराने का काम कर रही है, चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश की 8 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस तरह गिराने का षड्यंत्र ये रच रहे थे, तो आज इनका पाप बोल रहा था। ये आत्मग्लानि से भरे हुए थे, इनके पास कहने को कुछ नहीं था और हमारे पास गिनाने को बहुत कुछ था। जी, आपने ये भी कहा था कि तबलीगी जमात को कोसना बंद करना चाहिए, अपनी सांप्रदायिक सोच से अलग हो, ये भी आपने कहा। कि इस महामारी के दौर में इनका सांप्रदायिक चेहरा ही सामने आया है। बार बार उठ के तबलीगी जमात को आप दोषी बनाओ। ये शर्मनाक बात है कि आप किसी समुदाय विशेष के बारे में आप इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करो जिसकी कि कोई जरूरत नहीं है। महामारी कोई एक जमात से आती है क्या? इसीलिए मैंने कहा कि आपका सांप्रदायिक चेहरा उजागर हुआ है। इस तरह की बातें करके आपने सदन में समय जाया किया है और इससे कोरोना महामारी में कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ये कुल मिला के आपका असली चेहरा सामने आया है। क्या प्लाज्मा का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया था, प्लाज्मा का रिस्पांस शानदार है। 211 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है और एक दो केसेस को छोड़ दें तो इसमें परिणाम हमारे 100% आए हैं। और इसीलिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना हमने 6 जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें की है। एक अजमेर छूट रहा है, उसमें भी 10-15 दिन में हम शुरू कर देंगे। राजस्थान में मोटिवेशनल कैंपेन शुरू किया है। जो लोग रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है, पहले संकल्प था एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, हमने भूखा नहीं सोने दिया। अब संकल्प है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो कोविड से। उस संकल्प को पूरा करने में हम लगे हैं, इसीलिए निरंतर मृत्यु दर कम हो रही है। अब 1.38 हमारा परसेंटेज है मृत्यु दर का, भारत का 1.92 है। हर पैरामीटर पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे पॉजिटिविटी का परसेंटेज हो, चाहे डबलिंग डेज हो,
चाहे टोटल जो जांचें हमने की है वो हो, चाहे जांच की सुविधा की बात हो, चाहे पर डे टेस्टिंग की बात हो और चाहे टेस्टिंग सेंटर्स की बात हो, राजस्थान ने उत्कृष्ट काम किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशील तरीके से राज्य की जनता को इस महामारी से बचाने का काम किया है और कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। जनता तो उसकी तारीफ कर रही है। रघु, ये क्वेश्चन था, ये जो साल्ट कम किया है दवाओं में, इसको लेकर विशेषज्ञ कह रहे हैं ये घातक हो जाएगा राजस्थान के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए। महामारी के दौर में अगर कोई भ्रांति फैलाता है वो भी ठीक बात नहीं है। हम एक एक व्यक्ति की जिंदगी बचे उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। नहीं, साल्ट जो कम किया है ना दवाओं का, उससे बात कर रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा विधानसभा से बाहर निकले और मीडिया से बात कर रहे थे। गोवर्धन, अब आपके पास आ रहा हूं, अब बताइए कि क्या रहा आज दिन भर विधानसभा में जो आप बता रहे थे। देखिए, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि गतिरोध की जो शुरुआत हुई थी वो आरोप प्रत्यारोप से हुई थी। कोरोना पे जो चर्चा थी उसका मकसद ये था कि राजस्थान में स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से राजस्थान पर इस कोरोना का प्रभाव क्या पड़ा और इससे निपटने के उपाय क्या होने चाहिए। सब्जेक्ट तो ये था, लेकिन जब राजनेता चर्चा करते हैं तो राजनीति बीच में आना स्वाभाविक है और उसको लेकर के दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। 3 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के कोरोना पर चर्चा हो पाई। उसके बाद चर्चा लंबी खिंच गई, करीब 6 साढ़े 6 का वक्त हो गया। उसके बाद अध्यक्ष ने यह तय किया कि जो 9 विधेयक आज चर्चा के बाद पारित किए जाने थे उसके बाद लिए वक्त नहीं था, तो सोमवार को भी अब विधानसभा की कार्रवाई चलाने का फैसला किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सुओ मोटो, क्योंकि बीएससी की बैठक में 1 दिन का कामकाज तय था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से अब यह तय किया है कि सोमवार को बाकी जो बचे कार्यवाही होगी। एक और चीज गोवर्धन, जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई, अभी हमने रघु शर्मा को भी सुना, विधानसभा में भी सुना, सतीश पुनिया को हमने सुना और गुलाब चंद कटारिया को भी हमने सुना। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो हमने कोरोना से पूरी तरीके से जंग जीती भी नहीं है, क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। बिल्कुल, क्रेडिट लेने की होड़ दोनों ही पार्टियों में शुरू हो चुकी है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। रामलाल शर्मा बीजेपी विधायक और रामकेश मीणा कांग्रेस निर्दलीय विधायक, कांग्रेस समर्थित हैं। सबसे पहले रामलाल जी से हम मुखातिब होते हैं। रामलाल जी, चर्चा कोरोना पर इस बात को लेकर के थी कि राजस्थान में स्वास्थ्य इंडिकेटर्स प्लस आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन चर्चा किसी और ही मोड़ पे चली गई। चर्चा का मकसद ये रह गया कि क्रेडिट कैसे लिया जाए, केंद्र वर्सेज राज्य हो गया। देखिए, चर्चा का जो मेन बिंदु था वो कोरोना का बिंदु था। कोरोना के लिए सरकार ने क्या किया और सरकार किस तरीके से दावे कर रही थी। हम सरकार को ये अवगत कराना चाह रहे थे कि अभी भी आपके जो नजरिया है उस नजरिए के अनुसार मत देखो। हम जो धरातल की बात करें वो धरातल के ऊपर आप जो कह रहे हो बिल्कुल उसके विपरीत है। आपने जहां कोरोना के संक्रमित लोग पाए गए वहां पर नीचे का स्टाफ हटा के वहां आपने शिफ्ट कर दिया। नीचे के जो स्टाफ हटाया आपने, उनको कोई सुविधा नहीं दी। आज भी वो इस तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं कि जिनके जीवन संकट में उन्होंने डालकर सेवा की है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमारी तरफ पूरा केयर नहीं किया। सरकार ने वो बात हम बताना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे कई विधायक ऐसे थे कि जो उन घटनाओं का जिक्र भी कर रहे थे जिसकी वजह से सरकार को नीचे देखने पड़ा। हमारे गोवर्धन जो बात कर रहे हैं इस वक्त विस्तार से जानकारी दे रहे थे क्या कुछ आज रहा। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, 15वें विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज बीजेपी विधायक सुरेश रावत अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। विधायक सुरेश रावत सन्यासी के वेश में विधानसभा पहुंचे। पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसलिए तीर्थराज पुष्कर का विधायक होने के नाते वो भी ब्रह्म सरोवर की रज लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया मंदिर का। तो मैं तीर्थराज पुष्कर से विधायक होने के नाते मैंने भी संकल्प लिया कि तीर्थराज पुष्कर से मैं एक यात्रा प्रारंभ करूंगा और पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी की मिट्टी लेते हुए पुष्कर और पुष्कर के आसपास विभिन्न आश्रम और मंदिर और मठों की लगभग 1008 मंदिरों और आश्रम और मठों की रज लेके मैं अयोध्या जाऊंगा। और क्योंकि हमारी राजस्थान की विधानसभा भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है,
तो लगभग मैंने 1007 मंदिरों की मिट्टी कलेक्ट कर ली और 1008वां मंदिर, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है, तो यहाँ पे भगवान शिव जी का शिवालय है नीचे, तो वहाँ से मैंने रज ली है। और कल सुबह विधि विधान से तीर्थराज पुष्कर सरोवर की पूजा करके संतों का आशीर्वाद लेके कल मैं अयोध्या रवाना होऊंगा। तो ये लगभग 5 तारीख से अनवरत रूप से मेरी यात्रा जारी थी और कल अयोध्या के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए व्यापारियों का हल्ला बोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडी आज बंद है। यह बंद केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ बुलाया गया है। अध्यादेश में व्यापारियों और आढ़तियों को टैक्स देने का प्रावधान है, जिसकी वजह से आज व्यापारियों ने बंद बुलाया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन तक बंद बुलाएंगे। मंडियों में पसरा सन्नाटा अपार। प्रभावित हुआ करोड़ों का कारोबार। केंद्र सरकार से कारोबारियों की गुहार। अध्यादेश वापस लो सरकार। कोरोना काल में सन्नाटे की तस्वीरें परेशानी का सबब नहीं, पर शुक्रवार को प्रदेश की 247 मंडियों में पसरे सन्नाटे में व्यापारियों का आक्रोश शामिल था। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडी आज बंद है और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की मंडियां भी आज बंद है और इसका कारण है केंद्र सरकार का एक अध्यादेश। इस अध्यादेश के तहत व्यापारियों को अब टैक्स देना होगा, जिसके खिलाफ तमाम व्यापारी और आड़तिये जो है वो लामबंद हो गए। राजधानी जयपुर के कुकरखेड़ा में स्थित राजधानी मंडी में आज एक सांकेतिक प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और केंद्र सरकार से जिस प्रकार का ये टैक्स लागू किया गया उसे वापस लेने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को राज्य की 247 मंडियां बंद रही। इस हड़ताल में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की मंडियां भी शामिल थी। अब इस हड़ताल की असली वजह समझिए। 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला, जिसमें कृषि उपज मंडियों में कारोबार कर रहे व्यापारियों और आढ़तियों को मंडी टैक्स देना अनिवार्य किया गया है, जबकि मंडियों के बाहर काम करने वालों को टैक्स से मुक्त रखा गया है। दावा है कि इससे मंडियों में कारोबार समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है और इसी के विरोध में मंडी में महाबंद किया गया। 5 जून 2020 को इन्होंने ये कानून पास कर दिया है कि मंडियों में बैठ करके जो व्यापारी काम करेगा उसको मंडी सेस, विकास शुल्क और कृषि कल्याण फीस देनी पड़ेगी और जो मंडी के बाहर काम कर रहा है उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। खाली एक पेन होल्डर होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस कानून का ये हुआ कि जो है सामाजिक तत्व जो टैक्स एवेडर्स हैं वो एक्टिव हो गए। एक दिन का बंद तो ट्रेलर है, मांग पर अमल नहीं हुआ तो 23 अगस्त को पूरी पिक्चर नजर आएगी। व्यापारियों की बैठक होगी जिसमें अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय लिया जा सकता है। आगे की जो रणनीति है उसको बनाने के लिए राजस्थान संघ ने 23 तारीख को एक राजस्थान की समस्त मंडियों के अध्यक्षों, राजस्थान के पदाधिकारियों एवं अन्य जो हमारी संघर्ष समिति बनी है वो मेंबर सभी यहाँ इकट्ठे होंगे। अब व्यापारियों की मांग क्या है वो भी जानिए।
व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अध्यादेश वापस लेने की गुजारिश की है। व्यापारी चाहते हैं कि जिस तरह केंद्र सरकार ने मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को मंडी सेस से रियायत दी है, वैसी ही रियायत मंडी में व्यापार करने वालों को भी मिले। हाँ, मंडियों के मेंटेनेंस के लिए व्यापारी नॉमिनल मेंटेनेंस चार्जेज चुकाने के लिए तैयार है। व्यापारी चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती है तो मंडी के बाहर काम करने वालों पर भी राज्यों में लागू मंडी टैक्स लागू करे। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश की मंडियों में रोज करीब 1500 करोड़ का टर्नओवर होता है। मंडियों में रोज करीब 30 करोड़ रुपए आढ़त का और करीब 50 करोड़ के जीएसटी और मंडी शुल्क का कलेक्शन होता है। जाहिर है, अगर व्यापारी अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय लेते हैं तो इससे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शहर शहर बेईमानों पर शिकंजा।